नमस्कार। बीए प्रोग्राम हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए मध्यकाल और आधुनिक काल कविता पेपर के लिए मैं जयशंकर प्रसाद पर कुछ व्याख्यान सिलसिलेवार लेकर आई हूँ। विद्यार्थियों, हमने दोनों कविताएं अपने क्लासरूम में पढ़ ली है। अब इन कविताओं के बाद इसकी समीक्षा पक्ष पर अगर बात करें तो छायावादी काव्य परंपरा में जयशंकर प्रसाद का स्थान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पाठ्यक्रम में निर्धारित जो दो कविताएं हैं, इन दोनों कविताओं में हमें प्रकृति प्रेम दिख रहा है और प्रकृति का मानवीकरण दिख रहा है। तो आज हम क्यों न छायावादी सौंदर्य चेतना पर जयशंकर प्रसाद की जो विशिष्टता है उस पर बात कर लें, और इन टोटलिटी वो आप अगर ये तैयार हो जाता है व्याख्यान, तो आप परीक्षा में किसी भी तरह के प्रश्न पूछे गए हों आप उसका जवाब दे पाएंगे। हिंदी साहित्य में छायावादी सौंदर्य चेतना इसकी कुछ विशिष्टताएं हैं, और छायावादी सौंदर्य चेतना का प्रतिनिधि रूप हमें जहां दिखाई देता है वो है जयशंकर प्रसाद। आप सब जानते हैं कि ये 4 पिलर हैं छायावाद के: सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना चाहे झरना हो, लहर हो, आंसू या कामायनी, आज आप इन सब के आधार पर उनकी सौंदर्य चेतना को और उसमें जो मुख्य तत्व आते हैं उस पर हम बात करेंगे, और उनके प्रकृति प्रेम को भी निश्चित तौर पर देखेंगे। आपकी ये दोनों कविताएं लहर रचना से संकलित हैं, ली गई हैं, जो पाठ्यक्रम में आपने पढ़ी। छायावाद के अन्य कवियों की भांति जयशंकर प्रसाद के यहाँ भी सौंदर्य चेतना और उसकी अभिव्यंजना माने अभिव्यक्ति कई स्तरों पर दिखाई देती है। जीवन सुंदर है, ये आशावादी कवि हैं सभी, तो जीवन को सुंदरता के रूप में देखते हैं, और सुंदर है तो उसकी सुंदरता और उसके सुखात्मक पक्षों की ओर, सुख या दुख दोनों पक्षों की ओर प्रकृति किस तरह से सम दुखी है, सम सुखी है, तो उनका मानवीकृत कर देते हैं, प्रकृति को मानवीकरण में ले आते हैं। तो प्रकृति भी सुंदर है और मानव भी। स्त्री तो सबसे सुंदर है, नारी सबसे सुंदर है, और नारी के हृदय में उठने वाले भाव अति सुंदर हैं। तो मानव सौंदर्य सभी छायावादी कवियों की नजर में सर्वोच्च स्तर पर है और सबसे सुंदर है। ठीक, जयशंकर प्रसाद के यहाँ सौंदर्य के भाव पक्ष को सेंट्रिक आइडिया बनाया गया है। हर रचना में आप देखेंगे कि सौंदर्य का जो भाव पक्ष है, संवेदन पक्ष है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो उसको केंद्रीय महत्व मिलता है। नारी का सौंदर्य भी उन्हें सुंदर भावों की अभिव्यक्ति की तरह लगता है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। तो जयशंकर प्रसाद के यहाँ नारी सौंदर्य प्रस्तुत है, उसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं, कोई बनावट नहीं, दिखावट नहीं, बल्कि वो गूढ़ सौंदर्य है, वो प्राकृतिक रूप में सुंदर है, वो नैसर्गिक रूप में सुंदर है। तो स्त्री नैसर्गिक रूप में ही सुंदर है, अपनी गहराई में, और उसका सौंदर्य जो है, उसकी भावों की अभिव्यक्ति जो है वो और सुंदर है। जयशंकर प्रसाद के यहाँ आप देखेंगे कि कहीं भी नग्नता या अश्लीलता नहीं दिखाई देती। नारी के का सौंदर्य जो है, जो तमाम उपमानों से सजाया जाता है, उसमें किसी तरह का उत्तेजना का भाव आप नहीं देखेंगे। प्रेम को और विशेष तौर पर श्रृंगार के संयोग पक्ष को उद्दाम रूप या उत्तेजक रूप कहीं आप देखने को नहीं पाएंगे, बल्कि श्रद्धा का भाव जगाती है स्त्री का सौंदर्य श्रद्धा में है, श्रद्धा का भाव जगाती है। कामायनी में वो कहते भी हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो प्रसाद के यहाँ नारी हो, और नारी से भी बढ़कर पूरी समूची सृष्टि अगर बात करें, मानव सौंदर्य की बात करें, तो मानव सौंदर्य के अलावा प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का भी दर्शन होता है। तो हम इस व्याख्यान में विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना के बहाने जो मानव सौंदर्य है यानी नारी सौंदर्य, और प्रकृति सौंदर्य, प्राकृतिक संसाधनों से कैसे प्रकृति सुंदर दिखाई देती है, इस पर फोकस रहेंगे। प्रसाद के यहाँ मानव सौंदर्य और प्रकृति सौंदर्य
अपने विराट रूप में, अपने नैसर्गिक रूप में दिखाई देता है और छायावादी सौंदर्य चेतना का प्रतिनिधित्व प्रसाद कर रहे हैं। प्रसाद के यहाँ प्रकृति के प्रति गहरी भावुकता है। अपनी संवेदना वो हमेशा प्रकृति से जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिटेंगे वे आकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। तो बासी फूल कभी भी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं करेंगे। प्रकृति नित नूतनता में सुंदर है। प्रकृति अपने नित परिवर्तन में सौंदर्य बिखेरे हुए, सौंदर्य छटा बिखेरे हुए है। तो जितनी प्रकृति सुंदर है, स्त्री उससे अधिक सुंदर है और स्त्री के मनोभाव, चाहे वो दुखात्मक हो या सुखात्मक हो, वे और सुंदर हैं अपने नैसर्गिक रूप में। तो प्रसाद के यहाँ प्रकृति कई बार इतनी सुंदर हो जाती है कि उसके आगे स्त्री भी मध्यम पड़ जाती है। मानव सौंदर्य भी कभी कभी फीका नजर आता है। आपने जो 2 कविताएं पढ़ी, चाहे हिमालय के आंगन में या बीती विभावरी जागरी, आपके पाठ्यक्रम में ये 2 कविताएं संकलित हैं। इन दोनों कविताओं में आप प्रकृति का मानवीकरण देखते हैं। हिमालय के विराट आंगन में आप अपने अतीत का गौरवगान कर रहे हैं। तो प्रकृति बहुत सुंदर है, वो मानव से कहीं अधिक, मतलब मानव का सौंदर्य उसके आगे फीका हो जाता है, यही कहना चाहती थी। तो ये सौंदर्य चेतना जो है, ये निराला के यहाँ भी है और सुमित्रा नंदन पंत के यहाँ भी है। प्रकृति के कण कण में सौंदर्य का दर्शन प्रसाद करते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती, आनंद अखंड घना था। तो समग्र रूप में आप ये कह सकते हैं कि प्रसाद की सौंदर्य चेतना ऐसे नजरिए को दिखाती है, ऐसे दृष्टिकोण का प्रतिपादन करती है जहां सौंदर्य की सारी स्थूलताएं नष्ट हो जाती हैं। बाह्य कुछ नहीं, मांसल कुछ नहीं, फैब्रिकेटेड कुछ नहीं, बनावटी दिखावटी कुछ नहीं, उसके सूक्ष्म पक्ष यानी सौंदर्य के सूक्ष्म पक्ष को उजागर करने में, चाहे वो स्त्री का सौंदर्य हो, मानव सौंदर्य हो और चाहे प्रकृति सौंदर्य हो, प्रसाद उसके सूक्ष्म तत्व को उजागर करते हैं। तो आप छायावादी गुण देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल जो कुछ है, जड़ जो है, मांसल जो है, पार्थिव जो है, जयशंकर प्रसाद के यहाँ सुंदरता पार्थिव नहीं है, जड़ नहीं है, स्थूल नहीं है, अपनी सूक्ष्मता में वो सबसे सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के जीवन और काव्य का प्राण तत्व है प्रेम और सौंदर्य। याद रखिएगा, प्रेम और सौंदर्य ही उनका सेंट्रिक आइडिया होता है, उनकी कविताओं का, उनकी रचनाओं का केंद्रीय विषय वस्तु जिसे तुम कहते हो। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका समूचा साहित्य इसी चेतना से आत्मस्फूर्त है, इसी चेतना से भरा हुआ है। शैव दर्शन और चित्ती की अवधारणा को अपने दर्शन का केंद्र बनाकर उन्होंने प्रेम के मानवीय स्वरूप को इतना व्यापक बना दिया कि वह अलौकिक तक की यात्रा कर रहे हैं। वे मानवीय सीमाओं को जोड़कर एक परिधि बनाते हैं जहां चेतना अखंड, धीरे धीरे अखंड होकर बढ़ने लगती है, विकसित होने लगती है और नए सरोकारों से जुड़ जाती है। इसीलिए राष्ट्र प्रेम में भी परिवर्तित होती है। जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं अपने इतिहास का, अपने अतीत का, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गौरवगान करती हुई दिखाई देती हैं। आपके पाठ्यक्रम में हिमालय के आंगन में कविता में पढ़ा चुके हूँ। तो ये प्रेम का घनीभूत रूप है, माने स्वप्रेम, निज प्रेम, स्वांतः सुखाय, बहुजन हिताय हो जाए। यानी स्वप्रेम, समाज प्रेम, कुटुंब प्रेम, और यही प्रेम धीरे धीरे बढ़ता विराट रूप लेता हुआ, नए सरोकारों से जुड़ता हुआ, घनीभूत होकर राष्ट्र प्रेम में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। प्रसाद के प्रेम निरूपण में त्याग है, बलिदान का स्वरूप मौजूद है। उनकी चेतना में आप देखेंगे कि वेदांत का आनंदवादी दर्शन, फलसफा देते हैं, आनंद, परमानंद, चरम आनंद, ये दर्शन मौजूद है। गीता का निष्काम भाव मौजूद है, मतलब निष्काम कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो। तो निष्काम मतलब निस्वार्थ, तो ये भी विद्यमान है। और कहीं ये कारण होगा कि प्रेम, दर्शन और सौंदर्य भाव दोनों ही अपने समय के सोच संकोच से मुक्त होकर कहीं आध्यात्म से जयशंकर प्रसाद जोड़ते हैं, देवत्व को धारण कर लेते हैं, जिसके कारण प्रेम लौकिक तो है, मतलब पारलौकिक नहीं होता,
प्रेम यहीं उपजता है, यहीं बढ़ता है, विकसित होता है, लेकिन वो चेतना में जो बैठा प्रेम का भाव है वो विराट होते 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 परमानंद, चरम आनंद, और वो परमानंद कौन है? परमात्मा स्वरूप है, तो उनसे जाकर कहीं मिल जाता है, उसमें विलय हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा और आसान करती हूँ। इनके तमाम जो प्रेम के रूप हैं, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, ये सब प्रसाद के यहाँ समरसता की स्थिति में आकर प्रेम के क्षितिज तक पहुंचते हैं। जयशंकर प्रसाद की चेतना में प्रेम और सौंदर्य के साथ साथ काम का समावेश भी दिखाई देता है। काम को भी वो महिमा मंडित करते हैं। काम मतलब विषय वासनाएं, इच्छाएं, यही सृष्टि की समूची क्रियात्मक घटनाओं का भी प्रेरक है। प्रसाद को पढ़ने पर ऐसा आभास होगा विद्यार्थियों कि उनके मानस में, यानी उनके दृष्टिकोण में, उनके नजरिए में प्रेम ही संस्कृति की विशिष्टता है। प्रेम, आस्था, श्रद्धा, विश्वास वही सृष्टि की नियामक सत्ता है, प्रेम। इसलिए प्रसाद जब जब भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो प्रेम के आंतरिक लय की बात करते हैं, उसके ताने बाने की बात करते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रसाद के यहाँ उनकी कविताओं में प्रेम का आख्यान, फिर वो मानव प्रेम हो या प्रकृति प्रेम हो, याद रखिएगा, यानी आत्मा की आत्मवेदना, काव्य वेदना, इसमें कोई अंतर फांक कोई दिखाई नहीं देता जयशंकर प्रसाद की कविताओं में। जहां एक ओर प्रेम और ऐश्वर्य के विभिन्न रूप दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर स्वप्न भंग भी है, हृदय की द्रावक अवस्था भी है, वियोग पक्ष भी है, बिछोह भी है। तो ये दोनों छोर प्रसाद के काव्य में एक जूझ पैदा करते हैं, एक संघर्ष पैदा करते हैं, और एकदम से प्रेमी हृदय की पुकार या यौवन का हर्षनाद या सौंदर्य, प्रेम की अतृप्त अवस्था, ये सब भी प्रसाद के काव्य में आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के रूप में मौजूद है। प्रसाद की चेतना जो है, इसका एक बड़ा हिस्सा प्रकृति से जुड़ता है। सौंदर्य चेतना, जब हम सौंदर्य चेतना की बात करेंगे या प्रकृति प्रेम की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे, आपके पाठ्यक्रम में भी जो दोनों कविताएं हैं दरअसल प्रकृति पर ही केंद्रित हैं। तो वास्तव में भारतीय संस्कृति और समाज प्रकृति पूजक रही है विद्यार्थियों। प्रकृति जीवन का पर्याय है हमारे लिए। पर्याय मतलब जीवन का दूसरा नाम ही प्रकृति है, जीवन का जरूरी हिस्सा है प्रकृति। इसलिए प्रसाद की कविताओं में सौंदर्य और दार्शनिक स्वरूप में प्रकृति विद्यमान है। नेचर, ये नेचर जो बाहरी परिवेश है, जो बाहरी नेचर है, ये भीतर के नेचर को किस तरह बदलता है। यदि प्रकृति का कोई रूप सौंदर्य हृदय को प्रभावित करता है तो बाद में उसकी अनुपस्थिति की पीड़ा, उसके वियोग बिछोह की कसक, टीस, यह सब भी प्रसाद की प्रकृति की चेतना में आप देख सकते हैं। जैसे वो याद करते हैं अतीत को, अतीत कितना सुखद था, मनोहारी था, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। तो इस तरह कलात्मक सौंदर्य की भी अभिव्यक्ति प्रसाद के काव्य में दिखाई देती है। कलात्मक सौंदर्य कह रही हूं अगर, तो उसका मतलब क्या है कि भाषा की विदग्ध अवस्था, कवि का कलात्मक सौंदर्य उसकी रचना प्रक्रिया की सबसे बड़ी कसौटी है। कलात्मक सौंदर्य, पगली हाँ संभाल रे, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। तो वो प्रकृति को ही संबोधित करके यह बात कहते हैं। इन पंक्तियों में प्रसाद की वाग विदग्धता देखी जा सकती है, जिसके कारण प्रेम के साथ बार बार जिस सौंदर्य को उनके अनुवर्ती आधार के रूप में देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति में उसका स्वरूप चिरंतन है, हमेशा से रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में भारतीय चिंतन प्रक्रिया में प्रकृति का सौंदर्य हमेशा से रहा है, सत्य, शिव और सुंदर के रूप में। ठीक, तो यह सौंदर्य आनंद देता है। प्रकृति ने प्रसाद प्रेम की ही भांति प्रकृति के सौंदर्य का भी विस्तृत दायरा रचते हैं अपनी कविता में, विस्तृत दृष्टिकोण अपना कविता में दिखाते हैं। प्रसाद ने अपने युग के अनुरूप इस सौंदर्य को और अधिक विस्तार दिया है, गहराई भी दी है, विस्तार भी दिया है। प्रसाद ने अपनी कविताओं में
मानसल अभिव्यक्ति नहीं की है, सौंदर्य की कोई स्थूल अभिव्यक्ति नहीं की है। प्रसाद आत्म तक पहुंचाने का काम करते हैं, बड़ी सूक्ष्म अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए प्रसाद की चेतना सहजानुभूति को ग्रहण करती है। सहज अनुभूति हो, सरलता से सहजता से महसूस करें जो, चाहे वो काम हो, काम माने इच्छाएं, इंद्रियां, वासना, कामना, काम हो या सौंदर्य हो, इन दोनों को, प्रेम और सौंदर्य दोनों को साहित्यिक चेतना बना देते हैं प्रसाद। मैं फिर से इसे थोड़ा और सरल कर समझाऊं तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में कर्म, इच्छा, बुद्धि, फिर से कर्म, इच्छा, बुद्धि, इन तीनों का समावेश मिलता है। यानी कर्म, इच्छा और बुद्धि के समन्वय को प्रसाद का मनोविज्ञान कर्म, इच्छा और बुद्धि के समन्वय को प्रेम कहता है। प्रकृति प्रेम हो या मानव प्रेम हो। जैसे कामायनी में आप मनु, श्रद्धा और इड़ा का त्रिकोण देखते हैं, है ना। तो मानव अपने शुद्ध अंतःकरण से, अपनी सच्ची अनुभूति से अपना मानव का गौरव गाथा, मानव की सभ्यता और संस्कृति को व्याख्यायित कर सकता है मनु, इड़ा और श्रद्धा के रूप में। यही जो तीन रूपों में मैंने आपको बताया कि बुद्धि है, इच्छा है और कर्म है। कर्म स्वरूप है मनु, इच्छा है इड़ा और बुद्धि है श्रद्धा। तो वहां जो त्रिकोण आप देखते हैं कामायनी को पढ़ते हुए, अब अपनी संपूर्ण चेतना में प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं प्रसाद। और प्रसाद दोनों आयामों को दार्शनिक रूप दे देते हैं, एक फलसफा देते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप तो है ही, दार्शनिक रूप दे देते हैं। अपनी परंपरा यानी अतीत, अपना इतिहास, संस्कृति और पौराणिक आख्यानों से अपनी चेतना का निर्माण प्रसाद करते हैं। प्रसाद ने रीतिकालीन प्रेम से और सौंदर्य से हटकर बड़ी उदात्त और वैश्विक प्रेम और सौंदर्य तक आपको पहुंचाया। मैंने रीतिकालीन परंपरा में भी प्रेम और सौंदर्य था, आप देखें, लेकिन आधुनिक काल में आकर आधुनिक सोच, आधुनिक बोध, जिसे मैंने बताया था आपको, मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था। तो मध्यकालीन बोध से आधुनिक बोध तक आते आते प्रेम और सौंदर्य का बोध भी बदल जाता है, रूप बदल जाता है ना। तो प्रेम और सौंदर्य को रीतिकालीन प्रेम और सौंदर्य से अलगाते हुए, बल्कि उसे और उदात्त रूप देते हुए, वैश्विक रूप देते हुए प्रसाद दिखाई देते हैं। समय के महत्व को समझते हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको देखते हैं, नई चैलेंजेस को देखते हैं, तो नया अर्थ देते हैं। आप टोटलिटी में ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि प्रसाद की काव्य चेतना और रचना प्रक्रिया एक विशेष धरातल पर संचरित होती है, जिसमें भारतीय संस्कृति भी है। भारतीय संस्कृति का उच्चतम स्वरूप दिखाई देता है और इस उच्चतम स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य की बड़ी भूमिका है। हम प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कह सकते हैं। इस सौंदर्य चेतना को, चाहे वो स्त्री की सौंदर्य चेतना हो, मानव सौंदर्य चेतना हो, और चाहे प्रकृति सौंदर्य चेतना हो, इसे हम प्रसाद का सेंट्रिक आइडिया कह सकते हैं, कविताओं का मोटिव कह सकते हैं। तो यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद ने अपने समकालीन रचनाकारों से अलग हटकर साहित्य की, जगत की, आत्म की, परमात्म की, प्रकृति की, मानव की, सभी के संबंधों की समझ विकसित किया, एक नया आधुनिक बोध दिया और उसका संचार किया। वो सुख और दुख से बाहर निकलने के लिए जिस आदर्श को गढ़ते हैं, सुख और दुख, ये दोनों ही एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और प्रसाद चाहते हैं, अपनी कविताओं में वो दिखाते हैं बच्चों कि इस प्रोसेस को भोगा जाना चाहिए, इसके दुख के सुख को भी लेना जरूरी है। तो सुख और दुख से बाहर निकलने के लिए जिस आदर्श को गढ़ते हैं, आदर्श के मूल्य के रूप में जिसे स्थापित करते हैं, वही सौंदर्य चेतना है। प्रसाद ने वही कार्य अपनी कविताओं के द्वारा किया। फिर से आप ऐसे समझें कि जयशंकर प्रसाद की कविताओं में करुणा और प्रेम उसी अंदाज में अपने साहित्य में साथ साथ सहयात्री बनाते हैं। करुणा और प्रेम को साथ साथ लेकर चलते हैं अपनी कविताओं में। जैसे प्रेम और प्रकृति, मनुष्य प्रेम, मनुष्य का सौंदर्य चेतना और प्रकृति की सौंदर्य चेतना, इन दोनों को वे दरअसल
पुनर्पाठ करते हैं, पुनर्व्याख्या करते हैं। पुनर्पाठ पुनर्व्याख्या मतलब उनके पिछले युग में उत्तर मध्यकाल में, मध्यकाल दो रूपों में रहा, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। रीतिकाल में प्रेम और सौंदर्य को देखने का जो दृष्टिकोण था, जो नजरिया था, उससे बिल्कुल फर्क, उससे बिल्कुल विपरीत सूक्ष्म भावों को, सूक्ष्म सौंदर्य को, सूक्ष्म प्रकृति को पकड़ने की कोशिश प्रसाद करते हैं। तो ये कहना लाजिम होगा, जरूरी होगा कि वो पुनर्व्याख्यान कर रहे हैं, दरअसल सौंदर्य चेतना का पुनर्पाठ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।